पूरी कहानी की शुरुआत मुंबई के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के तालुका रावेर इलाके से होती है। यहाँ पर एक गांव में एक परिवार रहता था और इस परिवार में ही जगदीश सालुखे नाम का एक लड़का था। ये लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था और इसने अपनी सारी जो पढ़ाई है वो अपने गांव से ही कंप्लीट की थी। इसके पिता गांव में ही एक बार्बर की शॉप चलाया करते थे, जबकि जगदीश का बड़ा भाई मुंबई के थाने के यशवंत अपार्टमेंट में अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। जगदीश के बड़े भाई की शादी पहले ही हो गई थी। अब जगदीश भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थाने में अपने भाई के पास रहने के लिए चला जाता है और उसे एक जॉब की तलाश भी थी। कुछ दिनों के बाद जगदीश को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है और वो अपने भाई के पास रहकर ही अपनी जॉब शुरू कर देता है। अब उसके पास एक अच्छी जॉब भी थी और उसके पास रहने के लिए घर भी था, तो जगदीश के घर वाले उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग जाते हैं। अब कुछ दिनों की छानबीन के बाद जगदीश के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। इस लड़की की उम्र 22 साल थी और इसका नाम वृशाली ठाकरे था। ये लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। देखो, एक चीज़ हम तुमको बताना चाहेंगे। अभी रूल समझो या कुछ भी समझो, लेकिन अगर उसका ब्यूटी में 1 to 10 स्केल में अगर उसका ब्यूटी 9-10 पे आ रहा है, मतलब एकदम मॉडल टाइप दिख रही है, एकदम बहुत सुंदर है, तो उससे एसोसिएटेड कुछ कुछ रिस्क भी होता है मेरे भाई। तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारे कॉलोनी में ही कोई जो एकदम सुंदर है, तुमको पता है उसके बारे में, तुमको पता है स्कूल कॉलेज में क्या क्या सीन था, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम नहीं कहते हैं कि सुंदर होना गुनाह है, लेकिन है। तो मेरे हिसाब से हम तो हाईली रिकमेंड करेंगे तुमको कि अगर तुम शादी कर रहा है तो ब्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी में मत रखना, सेकंड में रखो। फर्स्ट में रखो कि उसका अपब्रिंगिंग कैसा है, फैमिली वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह, ये सब पहला फ़िल्टर रखो। सेकंड में रहना चाहिए ब्यूटी कि हाँ भाई, जिसको देख के थोड़ा हाँ भाई होना चाहिए, नहीं तो कहीं से किसी को भी बैठा लेके आया, तो वो सेकंड पे रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी में तुम ब्यूटी को प्लीज़ मत रखना। अगर तुम रखेगा तो बहुत प्रॉब्लम में फंसेगा। और इसमें इस टाइप का केस जो अभी मल्टीपल केसेस आ रहे हैं, तो तुमको ऐसा लगता होगा कि हमेशा गलती फीमेल का है, जो कि हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक अच्छा खासा फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के पीछे जनरली देखा गया है आजकल इतना सारा मल्टीपल केस है। लेकिन तुमको एक चीज़ समझना होगा, हम हज़ारों केस हम पढ़ के तुमको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि मर्द को मौका मिलता है कि वो अपना जान बचा सके। उसके पास सिचुएशन उसको दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक कोर बिलीफ है कि अगर मेरी फीमेल कहीं इधर उधर उसका कुछ हो गया तो उसका कोई इलाज है। उसको ऐसा लगता है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, हम इसको कन्विंस करेंगे, हम इसको समझाएंगे कि अरे ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा तो हमारा बच्चा है, ये है वो है, फैमिली है, सब ब्रेक हो जाएगा, तुम ठीक से रहो। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। हम ज़्यादातर केस देखे हैं कि जिसमें इस टाइप का जो पेपर में आ जा रहा है, न्यूज़ में आ जा रहा है, हम देखे हैं कि मेल जो है ब्लाइंड साइडेड रहता है स्टार्टिंग टाइम में, लेकिन उसके बाद जब इसको पता चलता है तो इसका क्या अंदर से विचार रहता है पता है, ये चाहता है कि फैमिली को ब्रेक ना होने दे, जो कि मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे मेजर मिस्टेक। हमको पता है कि तुम चाहता है कि तुम्हारा जो बच्चे वगैरह है वो आखिर दोनों पेरेंट्स होना चाहिए उसके, तुम चाहता है कि ब्रेक ना हो फैमिली, लेकिन तुम्हारे साथ जो अब घटना घट चुका है, जो तुम्हारे सामने है कि हाँ भाई ये थर्ड पार्टी का एंट्री हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो तुमको यहाँ पे एक डिसीजन लेना होगा, जो कि एक ही डिसीजन है, कोई ऑप्शन नहीं है। तुमको एग्जिट करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर तुम सोचता है कि तुम उसको समझा लेगा, बुझा लेगा और उससे कुछ हो जाएगा, तो इससे बस यही होगा कि उसके अंदर एक प्लान आ जाएगा कि हाँ भाई अगला बार केयरफुल रहना है, या फिर इसी को रास्ते से हटा देंगे। बहुत सारा स्ट्रेटजी आ जाता है। लेकिन हम 90% 90 नहीं 98% केस में हम देखें कि जो मेल है वो ट्राई करता है कि ये जो फैमिली है इंटैक्ट रहे, टूटे ना। और मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे अगर मेजर मिस्टेक हो सकता है तो यही है। एक्सेप्ट करो ना, तुम्हारा लाइफ तुम देखा होगा स्पिरिचुअल जर्नी में भी कि लाइफ को किस तरह से लिया जाता है, तो तुम कैसे सोच लेता है कि तुम्हारा लाइफ बस यही है। हो जाता है गलती, मान लो अगर हो गया ऐसा कुछ, हम नहीं कहते फॉरगिव करना, फॉरगिव बिल्कुल मत करना। अगर तुम सोच रहा है कि अच्छा ठीक है हम उसको नहीं समझाएंगे, हम उसको बोलेंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं, ये भी रास्ता गलत है। एक ही सॉल्यूशन है उसका, तुमको अलग होना होगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब हमको पता है कानून पूरी तरह से उल्टा पुल्टा है, लेकिन उसमें अब तुमको खुद, अब हम क्या बताएं, अब कानून इस तरह से व्यवस्था है तो उस हिसाब से तुम वकील वगैरह से मिलो। कुछ कुछ मेरा मतलब 1-on-1 कोचिंग में कुछ कुछ ऐसा ऐसा है बंदा जो इस टाइप के केस में फंसा हुआ है और बहुत को बच भी गया है। मतलब स्मार्ट, तुमको रूल्स सीखना पड़ेगा कि कैसे। हम मानते हैं रूल्स काफ़ी अगेंस्ट है तुम लोग के, फिर भी तुम कुछ कर सकता है, तुम्हारे हाथ में अभी भी थोड़ा बहुत चांस है, थोड़ा बहुत।
और जगदीश के परिवार वालों को पहली नज़र में ये लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद जगदीश को इसकी फ़ोटो दिखाई जाती है तो जगदीश को भी पहली नज़र में ये लड़की पसंद आ जाती है। अब दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है। दोनों ही परिवार बहुत खुश थे। दोनों की इंगेजमेंट भी कर दी जाती है। जगदीश अपने भाई के पास थाने में उसी के अपार्टमेंट में रहा करता था और जल्दी ही इन दोनों की शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी जाती है। अब शादी से पहले जगदीश अपनी होने वाली बीवी से फ़ोन पर बातें भी किया करता था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर रहे थे, यानी कि सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। और इसी के चलते फाइनली 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद 29 दिसंबर 2018 को जगदीश और वृषाली की शादी कर दी जाती है। अभी तक वृषाली को सभी ने एक अच्छी बहू के रूप में देखा था। शादी के बाद वो घर आ जाती है, यानी कि थाने में जहाँ पर यशवंत अपार्टमेंट में जगदीश का भाई रहा करता था, वहीं पर जगदीश अपनी बीवी को लेकर रहना शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक वृषाली का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, लेकिन शादी के 15 से 20 दिनों के बाद ही वृषाली ने घर में झगड़े करना शुरू कर दिया। वो ना तो घर का काम अच्छे से करती थी और ना ही किसी से ढंग से बात किया करती थी। और इसी के चलते शादी के लगभग 2 से ढाई महीने बाद ही जो जगदीश है वो अपनी बीवी वृषाली को लेकर एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। जगदीश को लग रहा था कि शायद अकेले रहेंगे और अलग रहेंगे तो वृषाली का जो व्यवहार है वो जगदीश के प्रति और उसके परिवार वालों के प्रति भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जगदीश को शायद मालूम नहीं था कि अलग अपार्टमेंट लेना उसे कितना भारी पड़ सकता है। अब तारीख आ जाती है 6 मार्च 2019 की, जब वृषाली रात के तकरीबन 11 बजे जगदीश के मामा को फ़ोन करती है। वो बहुत ही घबराई हुई थी। वो जगदीश के मामा से कहती है कि आप लोग जल्दी से हमारे फ्लैट पर आ जाइए, यहाँ पर कुछ बहुत बुरा हुआ है। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं बताती है और वो फ़ोन कट कर देती है। जगदीश के मामा इस बात को लेकर हैरान हो जाते हैं कि आज से पहले तो जगदीश की वाइफ ने कभी उन्हें फ़ोन नहीं किया, तो आज अचानक से उसने कैसे फ़ोन कर लिया। वो तुरंत जगदीश के पिता को इस बात की सूचना देता है। जगदीश के पिता जगदीश के भाई को बताते हैं और ये सारे लोग मिलकर जगदीश के उस नए अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर हाल फिलहाल में ही जगदीश और उसकी बीवी वृषाली शिफ्ट हुए थे। जैसे ही उस अपार्टमेंट में पहुँचते हैं वो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वृषाली एक कोने में बैठकर रो रही है और जमीन पर जगदीश बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। तुरंत वो जगदीश को उठाकर नज़दीक के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जगदीश के परिवार वाले वृषाली से पूछते हैं कि आखिर जगदीश को क्या हुआ, लेकिन उस टाइम पर वो इतनी बेसुध थी कि वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। अब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर, और सबसे अजीब बात बता तुमको, इतनी बड़ी एक्ट्रेस होती है फीमेल। अभी तुमको हम लोकल केस भी बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग। मेरे लोकल पे ही बात करते हैं, मेरे बगल में एक लोकेशन नहीं बताएंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ ना कि ऐसा ही केस था, ठीक है। और जो कल्प्रिट थे वो फीमेल ही थी। और जब पुलिस केस हुआ, ये सब चीज़ हुआ, तो सबसे ज़्यादा दबाव कौन डाल रहा था पुलिस पे पता है? कि केस सॉल्व कीजिए, कैसे हो गया ये फीमेल जो खुद कल्प्रिट है। उसको इतना कॉन्फिडेंस था अंदर से कि हम जो रचे हैं अपना चक्रव्यूह, उसमें हम फंस ही नहीं सकते हैं, पूरा एकदम फुल प्रूफ प्लान है। अब इसमें जो उसका थानेदार था, उसका दिमाग चमका कि कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रहा है इसका नौटंकी, पूरा अनसन करके रखी है, पूरा एकदम नाटक करके रखती है। थोड़ा दिमाग लगाया, धड़ आ गई। तो ये भी चीज़ देखा गया है कि फीमेल के मतलब एक और ही चीज़ तुमको बताते हैं जो कि अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 35% फीमेल सुनती है हमको, लेकिन फिर भी सच है तो सच है। फीमेल का जो इमोशन होता है ना, उसका बायोलॉजिकली बहुत टाइम से, प्राइमल लेवल के टाइम से उसके अंदर ये सब चीज़ फेक कर सकती है। वो अपना इमोशन रो सकती है बिना अंदर रोने का फीलिंग के। हमको पता थोड़ा अजीब लग रहा होगा तुमको सुन के, लेकिन सच में तुम कभी देखना कि कोई हीटेड सिचुएशन है, ठीक है, उसमें एकदम उसका लग रहा है तुमको अवतार कि बाप रे कितना गुस्सा है, और अचानक से वो हंस सकती है। अगर तुम मूड चेंज करना तुमको आता है, क्योंकि हम तुमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं। कोई भी हीटेड सिचुएशन को हम कॉमेडी बना। अब इसका मैं स्ट्रेटजी तुमको कैसे दें, स्ट्रेटजी के हिसाब से तुम्हारे पास, मेरे पास बहुत सारा, मतलब पता नहीं इसमें लिखा रहा होगा कि नहीं, मतलब जैसे हम एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें ये सब कुछ है। अब तुम बोलेगा 500 सब्सक्राइबर में तुम्हारा बुक कौन पढ़ेगा, तुम खुद पढ़ेगा क्या? नहीं, मेरा 3 4 5 चैनल है, ठीक है, और एक चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बुक का टेंशन मत लो तुम। बस हम इतना बताएंगे कि तुमको, अगर तुम एट द मोमेंट बिना लॉजिक के इमोशन के साथ तुमको आता है प्ले करना, कैसे किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, तो मेरे हिसाब से तुम आराम से पकड़ लेगा कि फीमेल कितना झूठ, मतलब होते हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आ जाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जगदीश के अपार्टमेंट में आ जाती है। अब देखो, अभी चीज़ बोल दिया है तो तुम्हारे अंदर हेट आने लग गया होगा फीमेल को लेके, या हो सकता है मेरे लिए हेट आ रहा होगा कि तुम क्या बोल रहा है,
देखो इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न है बेसिकली। हम अभी डीप नहीं जाएंगे बायोलॉजिकल की क्या है बेसिकली रीज़न, लेकिन हम तुमको समरी बता देते हैं। एंशियंट टाइम से ही, एंशियंट नहीं बोलना होगा, प्राइमल टाइम से ही, केव टाइम से ही फीमेल का जो लाइफ था, सर्वाइवल, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था उसके मुंह पे क्या बोल रही है, किस चीज़ में उसका झूठ पे था ज़िंदगी। सर्वाइवल रेट उसका पूरी तरह से डिपेंडेंट था कि अगर वो झूठ बोलने में नहीं है कामयाब तो उसका ऊपर जाना का टिकट एकदम कटा हुआ है। लेकिन मेल का जस्ट अपोजिट था कि अगर वो सच नहीं बोलेगा तो उसका ऊपर का टिकट कटेगा। हम मानते हैं थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल लग रहा होगा, क्योंकि तुम लोग को अंदर से मन रहता है कि ऐसा कोई रूल बताइए जो मेल फीमेल दोनों एक साथ फॉलो करें। क्योंकि देखा जाए तो लव का एडवाइस तुम लोग को देखे हैं कि एक लव का एडवाइस तुम लोग मेल फीमेल दोनों चाहता है कि हम दोनों एक ही रूल को फॉलो करें। नहीं हो सकता, तुम्हारा दोनों का जेंडर अलग है, दोनों का रूल्स अलग है। इस चीज़ को एक्नॉलेज करना होगा तुमको कि दोनों का रूल्स अलग है। फॉर एग्जांपल एक तुमको बेसिक एग्जांपल देते हैं। देखो मेल का जो सर्वाइवल रेट था वो ज़्यादातर डिपेंड करता था उसके सच बोलने पे। फॉर एग्जांपल अगर 5 लोग शिकार करने गए हैं और जो फर्स्ट आदमी है उसको अगर शेर बाघ सब दिख रहा है, जेबरा भी दिख रहा है, उसको शिकार भी दिख रहा है और उसको थ्रेट भी दिख रहा है, अगर वो इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करेगा अपने ट्राइब में, अपने दोस्त लोग को नहीं बताएगा जिसके साथ वो हंट करने निकला है, तो इसका सर्वाइवल परसेंटेज पूरी तरह से लो हो जाएगा। और तुमको लग रहा है कि सच बोल के कोई महानता का काम कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। वो अपना जान बचाएगा, अपने फ्रेंड का बचाएगा, अपने फैमिली का बचाएगा। तो उसका सच बोलने से उसी का लाइफ डिपेंडेंट नहीं है, उसका फैमिली का भी है। एक तरह से सेल्फिश रीजन है सच बोलना। तो इसको लेके तुम लोग ये मत सोचना कि सच बोलना कोई बहुत बड़ा काम है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकली रीजन देखा जाए तो उतना बड़ा काम नहीं था। उस सर्वाइवल के लिए तुम्हारा टेक्निक था कि अगर तुम झूठ बोलेगा, फॉर एग्जांपल अगर वो जो शिकारी है वो झूठ बोल देता कि शेर वेर नहीं है, बोल देता कि खाली यहाँ पे शिकार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई रेडी नहीं रहता है वेपन वगैरह लेके, सब ऊपर चले जाता है एक बार में, फैमिली भी जो वहाँ है भूखे ख़त्म हो जाता। तो एक तरह से सर्वाइवल खतरे में है। तो मेन हमेशा से सच बोलता है। जो फीमेल है उसका एकदम लाइफ इंटायरली डिफरेंट था। उसको हम स्केच से लास्ट में समझाएंगे, लेकिन समराइज करके एक ही चीज़ बताएंगे कि उसका जो सर्वाइवल था पूरी तरह से डिफरेंट था। तुम खुद बायोलॉजिकल बॉडी देखो ना, दोनों का कितना डिफरेंस है। एक है जो पूरी तरह से फाइट रेडी है, रन भाग सकता है, तेज दौड़ सकता है, अपना सर्वाइवल खुद अपने उसके हाथ में है। लेकिन जो फीमेल है उसका सर्वाइवल कभी भी उसके हाथ में नहीं था, उसके हमेशा डिपेंडेंसी पे था, किस तरह से मैनिपुलेट कर सकती है। तुम कभी बायोलॉजिकल वगैरह तुम देखना, कभी पुराना बुक उठा के देखेगा तो तुमको ये चीज़ पढ़ के अजीब लगेगा, लेकिन तुमको ये चीज़ पता होगा कि दोनों का जो सर्वाइवल का जो टेक्निक था, कैसे हम सर्वाइव करें, वो फीमेल का काफ़ी अलग था। वो उसके बॉडी से ही तुमको झलक जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोग तो। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि ये कोई लूटपाट का मामला है। शायद घर में चोरी करने के इरादे से कुछ चोर घुसे, वो चोरी करके काफ़ी सामान भी ले गए, लेकिन उनके बीच में जगदीश आ गया और इसी के चलते जगदीश की उन्होंने हत्या कर दी। और इस बात की पुष्टि करने के लिए जब वृशाली से पुलिस ने बात की तो वृशाली ने भी पुलिस को कुछ ऐसा ही बताया कि 6 मार्च 2019 की शाम को जगदीश अपनी ड्यूटी से वापस आया, लेकिन वो सब्जी नहीं लेकर आया था, जिसके चलते वृशाली बाजार से सब्जी लेने के लिए जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद अप्लाई करें भारत की टॉप कंपनीज में पेड इंटर्नशिप के लिए। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। आज जब वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और जगदीश फर्श पर बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। और इसी के चलते आनन फानन में वृशाली जगदीश के मामा को फ़ोन करके इस बात की सूचना देती है। पुलिस भी अपनी छानबीन में लग जाती है, लेकिन ये मामला जितना सीधा देखो अब प्री जज करना होगा, क्योंकि ऐसे तो हम केस पूरा सुन लेंगे, लेकिन हम प्री जजमेंट करने में माहिर हैं और ज़्यादातर परसेंटेज 80% टाइम हम करेक्ट होते हैं। हमको जैसा लग रहा है केस में कि उसका कोई पुराना मैटर होगा, कोई ना कोई एक्स होगा, उसका एक्स नहीं होगा या फिर मतलब होगा जो करंट होगा, जो भी उसका बॉयफ्रेंड, वही है इसका कातिल। और उसके बाद रीज़न होगा, पता नहीं इमोशनल रीज़न होगा कि हमको इससे प्यार नहीं है, या फिर हो सकता है प्रॉपर्टी का हमको लो चांस लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है इस सब चीज़ में इमोशन नहीं आता है उसका कि हमको इसकी जरूरत नहीं रहना। अरे नहीं रहना तो मुँह खोल के बोलना। लग रहा था, उतना सीधा ये था नहीं। और इसी के चलते पुलिस उस अपार्टमेंट के आसपास की सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले निकलवाती है। और यहीं पर वृशाली की जो बात है वो झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि आसपास से जितने भी सीसीटीवी फुटेज मंगवाए जाते हैं उनमें किसी में भी ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति जगदीश और वृशाली के फ्लैट में आता जाता दिखाई नहीं देता है। और यहीं से जो जगदीश के घर वाले हैं वो भी अपना शक वृशाली की तरफ ही बयां करते हैं। और इसी के चलते पुलिस इस केस को दूसरे एंगल से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, और 2 दिनों के बाद पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती। फिजिकल लेवल पे तो एकदम आमने सामने तो फाइट हो नहीं सकता है, तो फीमेल का क्या स्ट्रेटजी है। अब इस केस का हम नहीं बता रहा है, पुराना केस का बता रहे हैं। एकदम सेफ, कैसे खाना में क्या केमिकल खरीद ले हम, कैसे क्या कर दें। अरे क्या इलू का हो गया है भाई।
जाती है और यहीं से ये केस पानी की तरह साफ हो जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि जगदीश की गला घोंटकर हत्या की गई थी, लेकिन गला घोंटने से पहले उसे जहर दिया गया था। अब पुलिस यहीं पर समझ जाती है कि कोई भी चोर अगर घर में चोरी करने के लिए आएगा तो वो घर में मौजूद व्यक्ति को पहले जहर तो बिल्कुल भी नहीं देगा। वो सीधा आएगा, जो भी उसके सामने होगा या तो उस पर हमला करेगा, उसकी हत्या करेगा और चोरी करके चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो जहर वाली बात है ये पुलिस को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए पुलिस शक के बिना पर वैशाली ठाकरे को अरेस्ट कर लेती है और थाने में ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो वैशाली पूरी होशियारी दिखाते हुए अपने पुराने बयान पर टिकी हुई थी कि ये पूरा चोरी का ही मामला है, लेकिन जब सख्ती से उसके साथ पूछताछ हुई तो वो अपना मुंह खोल देती है और वो पुलिस को बताती है कि उसी ने अपने पति जगदीश को खाने में पहले जहर दिया था और जहर देने के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी, क्योंकि वैशाली बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में उसका पति जिंदा बचे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, आखिर कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है कि वो 3 महीने के बाद ही अपने पति की। पहला बात, तुम लोग जो इनोसेंट का एक तरह से हम लोग के अंदर भी माइंडसेट था, मेरे अंदर 7-8 साल पहले तक था कि फीमेल को देख के मतलब उसका बॉडी देखने से तुमको नहीं लगता है कितना इनोसेंट है, कितना ये है, तुम लोग को लगता है कि दिक्कत यहाँ ये है ना कि मेन का जो वायलेंस का जो कैपेबिलिटी है वो तुमको एकदम अप फ्रंट पे दिखता है, उसके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है, उसके बॉडी से दिखता है, उसके बिहेवियर से लगता है तुमको, उसके लैंग्वेज से लगता है। लेकिन जो फीमेल के अंदर जो वायलेंस का जो कैपेसिटी है वो तो कम है, लेकिन जो इंटेंशन है वो कम नहीं हुआ। इसके लिए ये लोग का जो वे है काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी घूम के जाता है, मैनिपुलेटिव होता है थोड़ा सा। तो ये मत समझना कि वो मेल काफ़ी कैपेबल होता है डिस्ट्रक्शन के, फीमेल भी होती है, लेकिन फीमेल बस थोड़ा सा स्मार्ट होती है, वो थोड़ा ब्रेन यूज करती है इस सब चीज़ में। ऐसे देखा जाए तो ब्रेन भी कम होता है उसके। छोड़ो, ये क्या हो गया? ओके। लेकिन शादी से 3 दिन पहले भी जगदीश को वैशाली ने यही कहा था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती और अगर हम दोनों की शादी हुई तो वो अपनी जान दे देगी। अब इस बारे में जो बताइए, अब इतना कुछ हो गया, इसको पता तो नहीं करना था शादी। जगदीश है वो फिर से अपने घर वालों को बताता है और ये बात फिर से वैशाली के घर वालों तक पहुंचती है और इस बार गांव में एक पंचायत बिठाई जाती है जिसमें निर्णय लिया जाता है कि जगदीश और वैशाली की शादी तो की जाएगी, लेकिन शादी के बाद अगर वैशाली अपना जीवन समाप्त करती है तो उसका जिम्मेदार जगदीश और उसके परिवार वाले नहीं होंगे। पंचायत को पहले से, अगर हम वहाँ के अथॉरिटी होते हैं तो पंचायत को डिसॉल्व कर देते हैं कि कौन है भाई तुम्हारा पंचायत, इतना इलॉजिकल डिसीजन बनाने वाला, साथ में रख देते हैं। अगर ऊपर क्या है, इतना क्या ज़रूरी है तुम लोग दोनों का एकदम शादी करा? मतलब कौन पंचायत है भाई, कौन गांव का है, गांव मेंशन करो। और इसी के चलते जगदीश और वैशाली की शादी कर दी जाती है। लेकिन क्योंकि वैशाली किसी भी तरह से जगदीश को पसंद नहीं करती थी, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही सिंपल था, वो काफ़ी साधारण टाइप का लड़का था और इसीलिए शादी के तुरंत बाद जो वैशाली होती है वो जगदीश को मारने का प्लान बना लेती है, क्योंकि ये बात उसे भी मालूम थी कि अब उनका डाइवोर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि वैशाली के घर वाले कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। तो वो डिसाइड करती है कि अगर जगदीश इस दुनिया से चला जाए तो जगदीश से उसका पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। और इसी के चलते शादी के बाद से ही उसने घर में लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए थे, जिससे जगदीश उसको लेकर अलग रहना शुरू कर देता है। जब से वैशाली और जगदीश अलग रहना शुरू किए थे तब से वैशाली ये सोच रही थी कि किस तरह से वो जगदीश को रास्ते से हटाए। और उसके बाद 6 मार्च 2019 को वैशाली एक प्लान बनाती है। जगदीश शाम के तकरीबन 6 बजे अपनी ड्यूटी से घर वापस आता है। वो जगदीश के लिए खाना बनाती है, लेकिन उस खाने में उसने जहर मिलाया हुआ था, जिसको खाकर जगदीश बेसुध हो जाता है। लेकिन वो जहर इतना असरदार नहीं था कि उससे जगदीश की मृत्यु हो जाए और इसी के चलते वैशाली एक रस्सी लेती है और यार ये फीमेल साइको लग रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब थर्ड पार्टी का एंट्री हो, कोई एक्स आए, कोई मेल आए। ये क्या, इसका क्या है, ये फेम की भूखी? ये तो हमको लग रहा है काफ़ी कम परसेंटेज है ऐसा केस का जिसमें कोई बिना कोई थर्ड पार्टी के एंट्री के फीमेल साइकोनेस इसका इतना ज़्यादा कि इसका कोई अगर कोई होता प्लान भी, मतलब इसके साथ कोई मेल होता है, इसका बॉयफ्रेंड होता, कोई कुछ होता तो समझा जा सकता था, थोड़ा लॉजिक सेंस बनाता। उसका ड्रेसिंग सेंस नॉर्मल है, हमको चाहिए। बाप रे, क्या हो गया, जनरेशन को पूरा ख़त्म हो गया। बेसुध पड़े हुए जगदीश का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद 1 से 2 घंटे तक ये सोचती है कि आगे क्या करना है और उसके बाद तकरीबन 10 बजे जगदीश के मामा को फ़ोन करके सारी बात बताती है। और इस केस को चोरी का एंगल देने के लिए उसने घर का सारा सामान बिखरा दिया था। घर से कुछ पैसे और जो ज्वेलरी थी उनको भी अलमारी से निकाल कर कहीं पर छिपा दिया था, जिससे पुलिस और जगदीश के घर इसका दिमाग देख रहा है कितना बच्चा जैसा है। इसको लग रहा है कि पुलिस केस जब होगा ये सब चीज़ में तो इसे पता नहीं चलेगा। CCTV और फ़ोन, लोकेशन
अभी तो मेरे हिसाब से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था, क्योंकि हम हज़ारों केस तुमको देख के एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ज़्यादातर केस जो पकड़ा जाता है बस दो चीज़ से पकड़ा जाता है, तुम्हारा फ़ोन का लोकेशन और तुम्हारा सीसीटीवी वाला जो फुटेज है उसमें। और फ़ोन का लोकेशन में एक कैच है, कैच ये है कि स्पेसिफिक टाइम पे तुम्हारा फ़ोन कहाँ था, वो लोकेशन तुम्हारे वो सर्विस जो भी तुम्हारा प्रोवाइड कर रहा है एयरटेल जियो, वो सब उनके पास होता है कि फॉर एग्जांपल 12:45 में मेरा फ़ोन कहाँ था वो पता है। हाँ, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास नहीं होता। हाँ, कॉल लॉग होता है कि कितना देर बात किए ये वो। तो ये है, और ये बेवकूफ़ को क्या पता रहेगा, ये तो मूर्ख है। वालों को ये एक चोरी का मामला लगे। उसके बाद पुलिस आ जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिससे पुलिस को शक हो गया था कि ये कोई चोरी। और बढ़ते देखो पॉइजन, इसको नहीं पता है कि ये सब टाइप का सस्पिशियस सिचुएशन में पोस्टमार्टम होना ही है, तो ब्लड में आएगा ही पॉइजन। खाली खोपरी का मामला नहीं है और इस तरह से फिर पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वैशाली ने जो पैसे और गहने छिपाए थे वो भी पुलिस बरामद कर लेती है। वैशाली के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये साबित हो जाता है कि ये कोई चोरी का। अब आते हैं जजमेंट पे, किस पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर हम अथॉरिटी होते हैं वहाँ के, पहला तो इसके जो फीमेल का जो फैमिली है उसको पेलते हैं हम, पहला चीज़। फिर दूसरा, पंचायत डिजॉल्व कर देते हैं, पूरा चेंज कर देते हैं, पूरा रिफॉर्म कर देते हैं। पूरा एक एक बुढ़ा पे हम सज़ा नहीं, मतलब वो लोगों को क्या ही सज़ा दें, पेनाल्टी मारते हैं और पैसा लेते हैं वो लोग से, कम एक एक आदमी से 5-5 लाख रुपया। तुम्हारे वजह से हुआ है नौटंकी, पंचायत है। और तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? तीसरा ईमेल है। सुन, हाँ ठीक है, वो ऊपर चला गया तो इसलिए थोड़ा रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, लेकिन खुद है वो जिम्मेदार, उसको दिखा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, फिर भी वो शादी किया।